ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुनाव की। 4 जून को जो मतगणना होने जा रही है और उसको लेकर आज देश भर में अटकलें लगाई जा रही हैं। मैंने 1977 का चुनाव भी देखा था और उस समय भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनी थी। इंदिरा गांधी का उस समय जो स्वरूप था और ये कोई मान के नहीं चलता था कि इंदिरा गांधी चुनाव हारेंगी, लेकिन 1.5 महीने में पूरे चुनाव की हवा बदली और उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस की कड़ी पराजय हुई और उस पराजय के बाद पहली बार केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी लगभग ऐसी ही स्थिति दिखने को आ रही है। अब ये चुनाव जनता बनाम मोदी के बीच हो गया है और ये क्यों हुआ है, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। 2014 में जब मोदी जी जो बात कहते थे लोग उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था काला धन हम वापस ले आएंगे, हमें 60 महीने का समय दे दो। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया है वो हम 60 महीने में करके बताएंगे। महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। ऐसी कई बातें उस समय आम जनता को बताई गई थी। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आरोप उस समय मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर लगे थे उनमें 2G घोटाला था, क्योला घोटाला था और तरह तरह के घोटाले में जो काल्पनिक आरोप थे वो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई। उल्टे 2G में भी कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। कोयला घोटाले में भी कुछ IAS अफसर जरूर जो नीति विषयक मामले में जहां गड़बड़ी की थी, बाकी वो नीति को भी लेके और वो सारे मामले क्लियर हो गए। अब बात ये हो रही कि 10 साल का शासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया। इन्हें जब लाया गया था तो एक महामानव के रूप में लाया गया था। उस समय एक स्वदेशी जागरण मंच हुआ करता था जिसने 10 साल मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाए थे और विदेशी निवेश के बारे में हमेशा आंदोलन चला के ये कहा जाता था कि यदि विदेशी कंपनियां आएंगी तो ये भारत के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। और 10 साल के अपने शासनकाल में मनमोहन सिंह बैंक और बीमा के क्षेत्र में भी 30% से ज़्यादा निवेश की अनुमति नहीं दे पाए थे। स्वदेशी जागरण मंच को लेकर गोविंदाचार्य जी, सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी बड़े बड़े आंदोलन चलाती थीं और रिटेल में विदेशी निवेश का लगातार विरोध करती थीं। लेकिन 2014 में जो सरकार आई वो पूंजीपतियों की सरकार आई, यह अब लोग कहने लगे हैं 2024 में। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों की सहायता से प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2014 में उन्होंने आते ही साथ 100% निवेश सभी क्षेत्रों में खोल दिया। उससे रक्षा को भी अलग नहीं रखा। रक्षा के क्षेत्र में भी 100%, मीडिया के क्षेत्र में भी 100%, सब में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। ये WTO का एक सबसे बड़ा संधि थी कि सरकारों को जो कर्ज मिल रहा था और जो वैश्विक व्यापार संधि का जो समझौता हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून बनाने थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को व्यापार करने की सुविधा देनी थी। तो विदेश के लोगों को भी यहाँ आना था, यहाँ के लोगों को भी विदेश जाना था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 2014 में आते साथ ही किया। सबसे पहले रिलायंस समूह ने मीडिया को कैप्चर किया और मीडिया के कई चैनल उन्होंने अपने पास हस्तगत कर लिए और मीडिया में एक तरह से पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। अभी तो अडानीस भी इस क्षेत्र में कूद आए और जो भी चैनल चल रहे हैं उन सब में पूंजीपति और विदेशी निवेश शामिल है। अब भारत में जो परिवर्तन आया
कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी पिछले 10 सालों में निर्णय लिए हैं, इसका पूरा का पूरा फ़ायदा अमीरों को मिला है, गरीबों को नहीं मिला। 10 साल में महंगाई भी निरंतर बढ़ती रही, बेरोजगारी भी बढ़ती रही, और जो वादे किए गए थे इन 10 सालों में वो कोई वादा पूरा नहीं किया गया। और जब भाजपा के लोगों से महंगाई, बेरोजगारी या दूसरी लेवल पे बात की जाती है तो वो प्रतिशत के आधार पर और फिर से कांग्रेस को इसके लिए दोषी बताने लगते हैं, जबकि शायद ये बताना भूल जाते हैं कि जो मानक पहले थे महंगाई के या और दूसरी पूंजी के, तो वो सब इस सरकार ने समय समय पर बदल के नए मानक तैयार किए। तो अभी भी ये कहेंगे महंगाई कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादा थी और हमारे ज़माने में तो कम है, ये भारतीय जनता पार्टी और लोग जब कहते हैं तो ये आम आदमी के घाव में नमक छिड़कने जैसा हो गया। अब जब 2014 में जब परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो सारे लोगों पे मोदी के ऊपर एक विश्वास था, और जिस तरह की उनकी छवि बनाई गई वो एक सर्वशक्तिमान के रूप में बनाई गई थी कि उनके ना तो कोई परिवार है, ना वो किसी के साथ कोई भ्रष्टाचार करते हैं, और वो जो कहते हैं वो करने में सक्षम है। उनके मुकाबले में भारत में और कोई नेता है ही नहीं। लेकिन अब 10 साल का समय हो गया, और 10 साल के समय के बाद जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में देना पड़ रहा है और वो लगातार गरीबी और मुफलसी में जी रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रोज़गार जो गांव देहात शहरों में थे वो धीरे धीरे बंद होते चले गए। रिटेल सेक्टर में विदेशी कंपनियां आ गईं, और जो कारोबार भारत का स्थानीय स्तर पे होता था अब उसमें भी विदेशी कंपनियों का और जो बड़े कारपोरेट हैं इनका स्थान हो गया। तो ये बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी और आम आदमी का भ्रम टूट गया। कहा जाता है कि रिलायंस ग्रुप के पास आज के 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज वो 10 लाख करोड़ रुपए की इनकम करता है और 1 लाख करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाता है। तो ये पूंजीपति तो पिछले 10 सालों में बड़ी तेज़ी के साथ अमीर से अमीर होते चले गए। आज लोग देख रहे हैं कि अभी अडानी के यहाँ दूसरे लड़के की शादी हो रही है, तो उसके आयोजन भावनगर में हुए प्री वेडिंग सेरेमनी के हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। अभी यही आयोजन इटली और रोम में हो रहा है, उसमें भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और अभी शादी होनी है बम्बई में जो शायद जुलाई माह में है, उसमें भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो एक तरफ जब गरीब आदमी देखता है कि हम तो कर्जे में जा रहे हैं, हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम महंगाई के कारण अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी ओर ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिस तरीके से अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस सब का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ा है। इसी तरीके से अडानी समूह ने पिछले 10 साल में बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति की। कोई समय पे इसका 1.5 लाख करोड़ की पूंजी हुआ करती थी। एक टाइम ये भी आया कि 2022 में इसकी पूंजी 20 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी, और ये दुनिया के पहले नंबर के बड़े आदमियों की बनने की सूची में प्रतिस्पर्धा में आ गए थे। लेकिन बाद में फिर और परिवर्तन आए। लेकिन भारत में 500 NSE की जो कंपनी है, BSE में जो बड़ी कंपनियां हैं, उसमें 92% इन्हीं 500 कंपनियों के पास पूंजी है। बाकी की कंपनियां जो हैं वो 8% में नियंत्रित हो जाती हैं। तो जो असंतुलन बढ़ा पिछले 10 सालों में, तो उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान इस 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है वो ये है कि मोदी के ऊपर जनता को अब वो विश्वास नहीं रहा जो 2014 और 2019 में था। अब लोग मोदी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि आते हैं और कुछ बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं होता है। तो विश्वास के संकट से इस बार मोदी साहब गुजर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन जो पिछले 1.5-2 महीने में बना और चुनाव के दौरान जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों के पीछे भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये 1977 की याद दिला रही है कि एकाएक लोग कांग्रेस के भय से मुक्त हुए थे और विपक्ष के पास
भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और इसका भी असर सबसे ज़्यादा हिंदी पट्टी में हुआ था। और भाजपा को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चुनौती मिल रही है वो सबसे ज़्यादा चुनौती महाराष्ट्र और हिंदी भाषी राज्यों से ही मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 1977 और 2024 के चुनाव के परिणामों को लेकर ये लोगों में अटकलें लग रही कि दोनों के परिणाम एक हो सकते हैं और इस बार केंद्र में सरकार बदल सकती है। अब 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार ये कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के आसपास बने रहेंगे। इस पर लोगों को अब जो शंका है और जो शक शोभा है वो चुनाव आयोग पर जा रहा है कि चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले ही कानून बनाया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रखा जाए, एक प्रधानमंत्री रहे और एक नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन उसकी जगह 2 आदमी, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों मिलकर जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे, ये जो कानून बना दिया। और कानून बनाने के बाद जो चुनाव आयुक्त चुनाव अधिसूचना जारी होने के एक दिन पहले नियुक्त कर दिए गए, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो अब की बार चुनाव आयोग के ऊपर भी सबसे बड़ा संदेह आम जनता को है और अब आम जनता के बीच में ये चर्चा होने लगी है, राजनीतिक दलों के बीच में ये चर्चा होने लगी कि यदि 400 सीटें आएंगी तो ये चुनाव आयोग के कारण ही आएंगी, क्योंकि चुनाव आयोग अब सरकार के अधीन हो गया है और सरकार जो चाहती है वही करती है। इस संदर्भ में एक और बात याद आती है कि जब राम और रावण का युद्ध होने जा रहा था तब 9 ग्रह रावण की कैद में थे और रावण को ये विश्वास था कि मैं अजेय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। जो सारे ग्रह हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो सब हमारे पास हैं, तो हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वही हनुमान जी गए और उन्होंने शनि को भी मुक्त कराया और जब लड़ाई का मौका आया तो सारे ग्रह भी फ्री हो गए और रावण का वध भी हुआ। तो आज भी लोग अब इसी तरीके से बातचीत में कहने लगे हैं कि भाई चुनाव आयोग सरकार के पास है, न्यायपालिका भी सरकार जो चाहती वही निर्णय करती है, सरकार के पास ईडी है, सरकार के पास सीबीआई है, सरकार के पास सेना है, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास बहुत सारे ऐसे संगठन हो गए हैं जो सरकार के कहने पर ही सारे काम करते हैं, जिसमें एक अंधभक्तों की बड़ी जमात भी बताई जाती है जो हर हालत में 4000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए या 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए तो हम खरीद लेंगे, लेकिन हमें चाहिए मोदी। ऐसी अंधभक्ति वाली एक सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही के नाम पर ही 2024 का चुनाव ये लड़ा जा रहा है। तो अब ये चुनाव परिणाम 4 जून को कैसे होंगे, 4 जुलाई को, 4 जून को, तो इसको लेकर लोगों में कौतूहल बन गया है। फील्ड में देखते हैं तो लगता है कि इस सरकार का बहुत विरोध है और विपक्ष के साथ जनता खड़ी हो गई है और वो सड़कों पे उतर रही है, जबकि विपक्ष के पास सबसे निरीह है, ना उसके पास पैसे खर्च करने को हैं, ना वो रैली आयोजित कर सकती है, ना पैसा खर्च कर सकती है। और जहां हम पैसा खर्च करके सत्तारूढ़ दल रैली का आयोजन करता, जनसभाओं का आयोजन करता, बड़े बड़े पंडाल लगाता है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कराता है, उनकी सभाओं में वो भीड़ नहीं आ रही है जो विपक्षी गठबंधन के सभाओं में आ रही है। तो अब ये जनता बनाम मोदी ये लड़ाई हो गई। इसको दूसरे तरीके से ये भी कहा जाता है कि पूंजीवाद बनाम समाजवाद, ये भी एक नई लड़ाई का रास्ता 2024 में शुरू हो गया है। अब इसमें लोगों को शंका इसलिए आती है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो भी मामले सामने आए उसमें चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जो मतदान का जो परसेंटेज 2014 में फॉर्म 27 के अनुरूप सारी जानकारी 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग अपलोड कर देता था। 2019 में भी इसकी कुछ जानकारी अपलोड हुई थी, लेकिन 2024 में चुनाव आयोग ने वो जानकारी अपलोड करने से मना कर दिया था
यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया था कि यह डाटा हमारे पास नहीं है और इतनी जल्दी हम इसको नहीं डाल सकते हैं। उसमें जो मतदान के आंकड़े आए थे कि मतदान कहीं 56% हुआ और 11 दिन बाद जब उसको घोषित किया गया तो वो 56 से बढ़ के 62 हो गया। ऐसे ही हर चुनाव में, हर चरण के चुनाव में मतदान कम हुआ और जब चुनाव आयोग ने उसका टर्न वाइज डाटा पोर्टल में डाला है उसमें 2.5% से लेके और 6% तक का फ़र्क है और उड़ीसा में तो और भी ज़्यादा फ़र्क है। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो ऐप बनाया है हर 2 घंटे में उसके पास जानकारी होती है, 7 बजे 8 बजे तक मतदान ख़त्म हो जाता है और इसके 2 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को पूरी जानकारी ऐप के माध्यम से राज्य को भी मिल जाती है और केंद्र को भी मिल जाती है। फिर इसमें इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? तो इसको लेकर जो शक और शुबहा और जो एक कहते क्यूरियोसिटी सब में बनने लगी है कि 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएंगे वो क्या होंगे। अब इसके लिए नौ बाल कितने थोड़े ही से दिन रह गए हैं। कल 7वें चरण का अंतिम मतदान होना है और 7वें चरण का अंतिम मतदान होने के बाद जो 2-3 दिन बचेंगे उसी में लोगों के मन में जिज्ञासा है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे गर्भवती माँ के पेट से लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का निर्णय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक डिलीवरी ना हो जाए। तो अब वैसे ही डिलीवरी 4 जून को किस रूप में होती है उसको लेकर अभी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से बात कह रहे हैं। एक कह रहा लड़का होगी, एक कह रहा लड़की होगी। तो जीत के दावे दोनों के अपने अपने हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार हिंदी भाषी राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने जा रहा है और 300 से ज़्यादा सीटें मिलने की बात इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल कर रहे हैं। वहीं आज भी भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि हम एनडीए का जो गठबंधन है वो 400 सीटों के आसपास चुनाव जीतने जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी इसको लेके सारे राजनेता, सारे ब्यूरोक्रेट, सेना, पुलिस सब तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। खैर जो भी होगा वो तो समय के साथ सामने आएगा, लेकिन इतनी क्यूरियोसिटी इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली जो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो चुनावी भाषण हुए और जिस तरह से उन्होंने महंगाई की बात तो की नहीं, बेरोज़गारी की बात नहीं की, लेकिन जिस तरह से मंगलसूत्र या गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा कि जब फिल्म बनी उसके बाद दुनिया के देशों ने जाना कि गांधी क्या होते हैं या देश के देशों ने जाना गांधी क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे बयान आए जिसके बारे में जानकर लोगों को थोड़ा सा, जो मोदी के ऊपर विश्वास भी करते थे, उनमें भी कहीं ना कहीं ये लगा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या बोल रहे हैं। बहरहाल ये तो एक परसेप्शन का माध्यम है। जो वादे 2014 में किए गए थे उस समय लोगों ने उस पर बहुत विश्वास था और अब 2024 आते आते तक 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें बनाई। डबल इंजन से मतलब राज्यों में भी सरकार भाजपा की थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, स्थानीय संस्थाओं में भी भाजपा की सरकार थी। और 10 साल में जो जो कहा गया यदि वो पूरा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक जो अविश्वास बना है और वो अविश्वास जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और अब लोग ये कहने लगे हैं ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी का है, इसमें कांग्रेस का और जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ये चुनाव जनता ही लड़ रही है और अब जनता जीतती है या मोदी जी जीतते हैं इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। नमस्कार।